तो बहुत पुराना ये मसला है, कई बार मैं इसको उठा भी चुका हूं। आपको मैं याद दिलाऊंगा, आप ही लोगों का इतना फीडबैक मुझे आया था मुकाबला कार्यक्रम में, खासतौर पर इस बात को लेकर कि जो कंज्यूमर है, जिसको घर चाहिए नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में, अलग अलग जगहों में, क्या उसको घर मिल पाएगा? तो ये जो है एक बहुत बड़ा मसला था। आज जो कोर्ट कह रही है उससे थोड़ी तस्वीर अलग हो जाती है। इस पूरे इलाके को नोएडा एक्सटेंशन भी कहा जाता है। वहां के बिल्डर और घर खरीदने वालों का टेंशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम होता दिख रहा है। दरअसल इस इलाके में 2010 में बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर घर बेचना शुरू किया था और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले मिडिल क्लास ने यहां घर खरीदना शुरू किया। बिल्डर्स ने बड़े बड़े वादे किए थे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, और 2 से 3 साल में घर देने की बात कही। लेकिन जिन किसानों से जमीन ली गई, उनका आरोप था कि उन्हें इमरजेंसी क्लॉज लगाकर उनसे जमीन ली गई और फिर जमीन बिल्डर्स को ज्यादा कीमत पर बेच दी गई। 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों को 64% बढ़ाकर मुआवजा और 10% डेवलप्ड लैंड, यानी कि जो विकसित जमीन है, वो देने का आदेश दिया। लेकिन जमीन का अधिग्रहण रद्द नहीं किया। हालांकि इसके बाद करीब 11 महीने बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पर काम रुका रहा। जिन्होंने घर लिया था वो परेशान होते रहे, क्योंकि उनमें ज्यादातर वो लोग थे जो किराया और बैंक को कर्ज का ईएमआई दोनों दे रहे थे। और इसीलिए इस मसले को लगातार और कई बार मैंने आप लोगों के लिए उठाया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, यानी किसानों को जमीन नहीं मिलेगी, बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% विकसित जमीन जरूर दे जाएगी। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके कि एक इलाका जो 2010 में बसना शुरू हुआ था, वो तकरीबन 5 साल बाद आज तक क्यों नहीं बस पाया। जिन्होंने घर लिया उन्हें घर नहीं मिल पाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अपने घर का इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार उनका खत्म होगा, क्योंकि अभी तक कई ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने उन इलाकों में काम तक भी शुरू नहीं किया। वहीं किसानों को भी जल्दी बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा और डेवलप्ड लैंड, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इस जमीन की अंततः कीमत अलग हो जाएगी, उसका 10% मिलेगा। यह भी देखना होगा कि किसानों का जो आरोप है कि अथॉरिटी उनकी मांगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्या पिछले 5 सालों से लगातार सवालों में रहे नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर से ये सवालिया निशान हट गया है, और क्या अब इस इलाके में तेजी से विकास होगा? ये बहुत सारे इसमें बुनियादी पक्ष है। आपको पता है मैंने रियल एस्टेट बिल पर भी अलग से कार्यक्रम किया था। एक प्रश्न तब भी उठा था कि जो अथॉरिटीज होती हैं, इनको क्या ये बिल और ज्यादा जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाने की तैयारी करेगा? पुराने लैंड एक्विजिशन, अब तो बहुत बड़ी बहस हो रही है, नेतागिरी भी खूब हो रही है लैंड एक्विजिशन पे। ये कई साल पहले जब मैं बहस करता था लैंड एक्विजिशन के पुराने स्वरूप को लेकर, तब भी मैं कहता था कि साहब ये जो इमरजेंसी क्लॉज था, ये अपने आप में इसने सरकारों को एक तरह से उसको मिसयूज करने का मौका दिया। उसमें कहा यह जाता था कि अधिकृत की जाएगी जमीन कोई अस्पताल बनाने के लिए, कुछ और करने के लिए, और इमरजेंसी में क्यों अधिकृत की जाएगी, मेरे आज तक नहीं समझ में आया। और उसके बाद वो जमीनें फिर व्यावसायिक रूप से दे दी गई। तो यही
सरकारों पर, और आज कोई भी नेतागिरी कहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी झंडा उठा के किसानों और इस सब की बात करे, तब उस सब में सब शामिल थे। उस पुरानी प्रक्रिया में सब शामिल थे। अगर मैं नोएडा के विकास की कहानी आपको बताऊं और उसमें सरकार और निजी बिल्डर्स के पार्टिसिपेशन की कहानी बताऊं तो आपको समझ में आएगा। आज उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कोई सड़क बनाने, रास्ता बनाने के लिए आसपास की जमीनें किसी को दे दी गई, यहां तक आरोप और गंभीर रूप से लगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि क्या फिर आप अधिग्रहण के पैमानों को बदलने में कंफ्यूजन तो नहीं रख रहे हैं, असमंजस तो नहीं रख रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर मैं अपने बाकी खास मेहमानों के पास आऊंगा। ये फैसला आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि डेवलपर्स जो हैं आप बायर्स को एक राहत देंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन अधिग्रहण को बनाए रखने का फैसला करके सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत दी है जिन्हें बरसों से बुक कराए अपने घर नहीं मिल पा रहे थे। विनोद कुमार ने 2010 में 3 बेडरूम का फ्लैट बुक कराया था जो 2013 में मिलना था, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। 2013 में ही देना था। अच्छा। लेकिन अभी तक बिल्डर बोल रहे हैं कि 2016 में दे पाएंगे। तब देखिए दे पाते हैं तब तो हम लोगों को तो उम्मीद है कि देना चाहिए। बिल्डर भी कह रहे हैं अब रुकावट दूर हो गई है। अब किसी प्रोजेक्ट में किसी तरह की एक विधिक बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो अब सारे प्रोजेक्ट दोबारा से फिर एक तरह से अपनी फुल स्विंग में होंगे और उनको एक टाइमली जो टाइम अभी लगेगा कंस्ट्रक्शन में, उस टाइम के अंदर उनको पोजीशन दिया जाएगा। दरअसल नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के करीब 65 गांव के किसान इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे ये मांग लेकर कि उनका अधिग्रहण रद्द किया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% विकसित लैंड दिया जाएगा। इसके खिलाफ यूपी सरकार और किसान दोनों सुप्रीम कोर्ट आ गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उसी फैसले को बरकरार रखा है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं, अपनी पूरी जमीन वापस चाहिए। इसके लिए वो रिव्यू पिटीशन देने से लेकर अपनी पंचायत करने तक की बात कर रहे हैं। लार्जर बेंच में जाएंगे, हमारे सामने जो भी कानूनी विकल्प हैं हम वो अंतिम सीढ़ी तक लड़ेंगे। ज्यादातर किसान रिव्यू पिटीशन डालेंगे और उसमें भी बात नहीं हुई तो 5 जजों के सामने पिटीशन डालेंगे। दरअसल ये मामला फिर याद दिला रहा है कि विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का सवाल जितना कानूनी है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक है। बहुत से लोगों के लिए ये जीने मरने का सवाल है। इसमें हड़बड़ी का नतीजा जितना किसान भुगत रहे हैं उतना ही वो मिडिल क्लास के लोग भी जिन्होंने अपने घर के लिए इसमें अपनी आने वाले दिनों की कमाई भी लगा रखी है। दिल्ली से आशीष भार्गव और नोएडा से कैमरा पर्सन गोपाल सिंह चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो 2 बड़े सवाल हैं। मिहिर लगातार मेरे जो आउटपुट एडिटर हैं वो बड़ा इस विषय से जुड़े रहे हैं, मुझे जानकारी दे रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ये कानूनी लड़ाई और आगे जाएगी, और दूसरा सवाल जो मेरे हिसाब से और भी बड़ा सवाल है, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई हम सब लड़ते हैं, लेकिन साथ में वो मध्य वर्ग, आप जैसे हमारे जैसे नौकरी पेशा, जिनको की घर चाहिए, बैंक से कर्ज लेकर कमाई के एक छोटे हिस्से से ईएमआई देकर उनको घर चाहिए। तो अब इन सबके बीच उनके लिए स्वाभाविक है कि अदालत का फैसला एक बहुत अहमियत भरी शुरुआत रखता है। मेरे साथ दुष्यंत नागर मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ कई सारे कार्यक्रमों में पहले रह चुके हैं। सुमित मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये आवाज़ उठाते रहे मेरे साथ तमाम प्रोग्राम्स में, ये भी पहले रहे हैं जब जब मैंने इस विषय को उठाया है। और मेरे साथ इस वक्त सूरज सिंह जी हैं जो किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, और अनिल शर्मा होंगे जो कि आप सब जानते हैं सीएमडी हैं आम्रपाली ग्रुप के, वो भी हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम में। दुष्यंत, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये लड़ाई अब यहां से कहां जा रही, क्योंकि 2 विषय बड़े स्पष्ट हैं। एक, कंज्यूमर को घर भी चाहिए, और यही मौका है पलटकर बिल्डर्स से पूछने का कि अब कानूनी मसला नहीं रहा है, आप अब तो कोई समय सीमा तय करके उनको घर बना के दें। नहीं, कंज्यूमर को घर मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग कंज्यूमर के साथ हैं। हाँ,
हमारी और कंज्यूमर एसोसिएशन की लगातार मीटिंगें भी होती रही। इनको घर मिलना चाहिए, हम इनके घर के विरोध में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन किसानों का क्या होगा जिनके घर अब इस निर्णय के आने के बाद खतरे में पड़ गए, उन पे सवालिया निशान लग गया है। उनको घर खाली करना पड़ेगा अगर इस ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन हुआ तो। जो आज अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कुछ बातें जो तथ्य हैं वो भीड़ में दब जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रह नहीं पाते। नोएडा एक्सटेंशन की लड़ाई हाईकोर्ट क्यों गई, 2008 से ये मुद्दा क्यों गरमाया, उसके पीछे आपको जाने की जरूरत है। वो सबसे बड़ा मुद्दा था, कुछ किसानों की आबादियों का अधिग्रहण किया गया अर्जेंसी क्लॉज लगाकर। खेत को तो कर लीजिए, खेत से तो किसान को डिस्पोजेस्ट किया जाता रहा, पहले से लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो उस वक्त की सरकार थी उसको जमीन की इतनी अधिक आवश्यकता थी और बिल्डरों को वहां पे जमीनों की इतनी अति से अति थी कि उन्होंने किसानों के घरों को भी नहीं छोड़ा। आबादी की लेकिन अब जब अदालत ये कह रही है कि 64% मुआवजा और 10% डेवलप्ड लैंड विकसित, ये पहले भी ये फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। सर मुझे पूरा सुन लीजिए। हाँ, आपने मुझे अवसर दिया, पहले तो मैं अपने पक्ष का बात रखूंगा। हाँ। तो उस अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे लोग, अपना जमीन वापसी, आबादी की जमीन को वापस मांगने के लिए, अपने घरों को मांगने के लिए। हाँ। और आज वो दब गया, अन्य स्टेक होल्डर जुड़ते गए, फिर कुछ पिछले किसान भी जिन लोगों की पूर्व में अधिग्रहण हो गई थी, तो वो सब लोग जुड़ते जुड़ाते जो आबादी का मूल मुद्दा था जिसको वापसी के लिए लड़ रहे थे। मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण यहां दे दूंगा, बाई रिकॉर्ड के साथ दे दूंगा, जिनके पास में रहने के लिए घर भी नहीं रहेगा, वही एक विकल्प है जिसमें वो लोग रह रहे हैं, और वो 417 अर्जेंसी क्लोज लगा के अधिग्रहण कर लिया गया। तो फ्लैट सबको मिले। अब हम मध्यम वर्ग के साथ है, मध्यम वर्ग की चिंता है, हमारे बहुत से किसानों ने उसमें फ्लैट बुक किए हुए हैं, हम कहीं उसके साथ नहीं है, लेकिन उस किसान की ओर भी देखा जाना चाहिए जिसका घर ही अधिग्रहण कर लिया बलपूर्वक, वो कहां जाएगा। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं कि एक मिनट मैं आपके बहस को आधार देकर शुरू करता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जब इमरजेंसी क्लॉज में जी जिस किसान का घर लिया गया, क्या वो कॉम्पनसेट नहीं हो रहा है? नहीं, वो कॉम्पनसेट मिलेगा, उसको मुआवजा मिलेगा, लेकिन उस मुआवजे में वो घर तो नहीं खरीद सकता दूसरी जगह। ठीक है। 7,40,000 रुपए का मुआवजा मिला। ठीक है। उस वक्त जमीन की वैल्यू थी 4700 रुपए पर स्क्वायर मीटर। हाँ। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने जमीन का अधिग्रहण किया था उद्योग लगाने के लिए। हाँ, सही बात। जिला प्रशासन ने कहा था कि विदेश की, मेरे पास आज भी वो लेटर मौजूद है, हाँ। आप कहोगे दिखा भी दूंगा, कि विदेशी पूंजीपतियों को यहां पर उद्योग लगाने के लिए भूमि की आवश्यकता है, जमीन अधिग्रहण करना है, अर्जेंसी क्लॉज है, किसान की आपत्ति सुनने का समय नहीं है। अगर किसान की आपत्ति सुनेंगे तो इन्वेस्टर दूसरे राज्य में चला जाएगा। महामहिम ने तत्काल साइन करके अर्जेंसी क्लॉज लगा के लैंड एक्वायर कर ली। तब वो भूमि का आवंटन होना था 4700 में। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी नोयत, उसका लैंड यूज चेंज किया गया, उसको रेजिडेंशियल किया गया, 4700 से 15,000 हो गया, लेकिन किसान का मुआवजा 7.5 लाख से 21-22 लाख रुपया नहीं हुआ।